नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत तरह के वाल्व्स यूज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट सभी टाइप के वाल्व्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो और इसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स में। वाल्व्स जो है, वाल्व्स को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके पार्ट्स को भी समझेंगे कि उसमें एक टाइप का वाल्व दूसरे टाइप के वाल्व से कैसे डिफरेंट है, उसके पार्ट्स कैसे डिफरेंट है और उन पार्ट्स की डिफरेंस की वजह से उनमें क्या क्या क्वालिटी अराइज हो जाती है, क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सभी पॉइंट्स को विथ लॉजिक समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई वाल्व अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किसी वाल्व को दूसरी जगह पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम वाल्व के एक्चुअल फोटो भी देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग इजीली पहचान पाए कि वाल्व को देख के बता पाए कि ये कौन सा टाइप का वाल्व है। तो ये स्किल टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो वीडियोस हैं ये सभी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रेंजिंग फ्रॉम जो कॉलेज लेवल पे हैं वो उनसे लेकर के जो रिफाइनरीज में काम कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग से हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोगों का ये वाल्व से सामना होता है और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को वाल्व पहचानने की ज़रूरत पड़ती है और वाल्व्स के प्लस और माइनस को समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मैं इस वीडियो को बनाने के पहले मैं काफ़ी दिनों से, मतलब 5-6 दिनों से काफ़ी इसके बारे में रिसर्च कर रहा था और काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में कंपाइल किया हूँ। ये बहुत ही वाइडली अवेलेबल टॉपिक्स है और काफ़ी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो पे आप देखेंगे कुछ यूनिकनेस दिखेगा क्योंकि सभी जो पॉइंट्स हैं वाल्स के विथ लॉजिक्स हम समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सबके लिए और इस वीडियो को अगर आप सच में इंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर अंत तक देखिएगा ये वीडियो और उसके सब्सिक्वेंट पार्ट को। तो आप इजीली आप एक वाल्व को दूसरे वाल्व से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और इजीली बता पाएंगे कि कौन सा वाल्व कहाँ पे यूज हो पाएगा। एनीवे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो इसमें बहुत सारे इमेजेस मैंने लिए हैं ना वो केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड डॉट कॉम पे कॉम से लिए हुए हैं और क्योंकि उन्होंने लिखा था कॉपीराइट के जो सेक्शन है उसमें लिखा था कि आप मेरे जो डायग्राम्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, बस यही है कि आपको मेंशन कर देना है। तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैंने इनके डायग्राम यूज किए हैं। तो एनीवे, तो अब सबसे पहले ना वाल्व को समझने के लिए वाल्व के पार्ट्स को समझना जरूरी है क्योंकि वाल्व के पार्ट्स का जो नोमेनक्लेचर है ना वो समझेंगे तभी आगे वाल्व को हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर फ्रीक्वेंटली यूज होगा इस वीडियो में। तो इसलिए पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये वाल्व का जो ये वाला सेक्शन है ना, ये एक तरह से बोलोगे तो ये जो पूरा सेक्शन है ये वाल्व का बॉडी है। ठीक है, जैसे ये एक वाल्व देखिए ग्लोब वाल्व है तो इस वाल्व का बॉडी ये पूरा सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाल्व का बॉडी हो गया। अब इस वाल्व के बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर ना ये जो पार्ट है जो कि ऊपर नीचे मूव होकर के वाल्व को ओपन या क्लोज करता है इसको डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और ये वाल्व का जो डिस्क जहाँ पे बैठता है क्लोज होने के लिए उसको सीट बोलते हैं। तो ये डिस्क हो गया और ये जो है आपका ये जो है ये सीट हो गया। तो एक तरह से ये डिस्क है, ये सीट है। अब देखिए जो वाल्व का बॉडी के बाद जो ये ऊपर वाला पार्ट है बॉडी से जो कनेक्ट होता है उसको हम लोग बोनेट बोलते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना ये बोनेट हो गया। ठीक है, तो बोनेट और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है नट बोल्ट के थ्रू, और इसको खोल करके हम बोनेट को खोल देंगे तो वाल्व के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डिस्क और सीट को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब जो ये बोनेट के थ्रू ये डिस्क को ऊपर नीचे करने के लिए ये जो चीज है ना ये स्पिंडल, इसको हम लोग स्टेम भी बोलते हैं। तो ये आपका जो है स्टेम है, तो ये आपका स्टेम है। और स्टेम जब बोनेट के थ्रू जहाँ से पास होता है ना इसको स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं। तो ये आपका स्टफिंग बॉक्स है। ठीक है, अब स्टफिंग बॉक्स के अंदर क्या होता है, पैकिंग्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको दूसरी जगह पे दिखाऊं तो ये देखिए ये जो है ना ये स्टफिंग बॉक्स है और यहाँ पे पैकिंग्स भरा हुआ है। पैकिंग इसलिए क्योंकि जो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड अगर इधर से जा रहा है तो फ्लूइड अगर कुछ पास होकर के इधर जाए तो ये पैकिंग के थ्रू एटमोस्फेयर में बाहर ना है। तो एक तरह से लीक रोकने के लिए यहाँ पे पैकिंग्स होता है। अब ये जो पैकिंग्स है, पैकिंग्स के ऊपर जो ये है ना इसको ग्लैंड फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, और ग्लैंड फॉलोअर एक नट बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो ये जो नट बोल्ट को है ना हम टाइट करने से ये पैकिंग जो है कंप्रेस होता है।
ठीक है। तो पैकिंग कंप्रेस करके इसको ग्लैंड को लीक को हम लोग रोक पाते हैं। तो यही बहुत बेसिक्स जो डेफिनेशंस है उसके बारे में जस्ट हमने बोला। इसको हैंडविल बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग वाल को ओपन क्लोज करते हैं, ये स्टेम है। तो इतना ही नोमेनक्लेचर को हम लोग यूज करेंगे और इसी को काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, जिसके आधार पे सारे वाल को हम लोग समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वाल को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले समझते हैं वाल का नाम कैसे दिया जाता है। वाल का नाम ना मोस्टली उसके डिस्क का जो शेप है उसके आधार पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये गेट वाल्व है, क्योंकि इसका डिस्क जो है ना एक गेट की तरह दिख रहा है। जैसे ये रियल फोटो है, ये गेट वाल्व है, और ये जो डिस्क है ना पार्शियली ओपन है। ये देखिए डिस्क जो है गेट की तरह, और ये पूरा बैठ जाएगा यहाँ तक तो वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गेट, ये हो गया गेट वाल्व, ठीक है। उसी तरह अगर डिस्क का शेप बॉल की तरह है तो इसको बॉल वाल्व बोल देंगे, ठीक है। अगर अगर डिस्क का शेप जो है ना प्लग की तरह है तो उसको प्लग वाल्व बोलते हैं। प्लग वाल्व को मैं बोल दूं प्लग शेप को बोलते हैं। देखिए टेपर टाइप का जो शेप होता है ना उसको प्लग शेप बोलते हैं, मतलब ऊपर वाइड है नीचे नैरो हो गया, इस तरह के शेप को ना प्लग शेप बोलते हैं। तो पूरा का पूरा जो डायमीटर में अगर प्लग टाइप का शेप है ना तो उस तरह के वाल्व को हम लोग प्लग वाल्व बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर डिस्क का शेप जो बटरफ्लाई जैसा है ना तो इसको बटरफ्लाई बोल देंगे, क्योंकि तितली जैसा दिखती है। तितली अगर पूरा अपना पंख फैला ले तो ऐसे ही दिखेगी, तो इसलिए इसको बटरफ्लाई वाल्व भी बोलते हैं। और अब अच्छा, ठीक है। उसी तरह ये जो डिस्क है इसका डिस्क का देखिए शेप नीडल जैसा है, तो इसलिए इसको नीडल वाल्व बोल दिए। तो आप समझ रहे हैं डिस्क के शेप के आधार पे वाल्व दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो डिस्क है ना ये डायफ्राम, फ्लेक्सिबल डायफ्राम टाइप का है। ये डायफ्राम ऊपर नीचे होने से वाल्व ओपन क्लोज होगा, तो इसलिए इसको डायफ्राम वाल्व बोल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखिए डिस्क के शेप के आधार पर देते हैं। अब कुछ वाल्व जो ऐसा है ना उसके डिस्क के शेप के आधार पे ना बल्कि बॉडी के शेप के आधार पे बोलते हैं नाम। जैसे इस ये देखिए ये जो इसका बॉडी है ना ग्लोब जैसा दिख रहा है, इसको ग्लोब वाल्व बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे ग्लोब वाल्व भी होते हैं जिसका बॉडी का शेप ग्लोब जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ग्लोब वाल्व भी है। जैसे ये देखिए ग्लोब वाल्व है लेकिन इसका बॉडी तो ग्लोब जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कन्वेंशन है ग्लोब वाल्व का। क्योंकि बड़े बड़े जो ग्लोब वाल्व होते हैं ना मोस्टली एकदम ग्लोब की तरह दिखते हैं। जैसे ये देखिए बड़ा सा ग्लोब वाल्व है, एकदम ग्लोब जैसा दिख रहा है ना। तो ये शेप ऑफ बॉडी के आधार पे भी कुछ नाम दिया जाता है। मोस्टली डिस्क के आधार पे, कुछ शेप ऑफ बॉडी। कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसके फंक्शन के आधार पे उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि ये कंट्रोल वाल्व है, हालांकि ये इसके अंदर का जो बॉडी है वो मोस्टली ग्लोब वाल्व है, लेकिन इसका फंक्शन कंट्रोलिंग के लिए, इसलिए इसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। क्योंकि इसमें एक एक्चुएटर होता है जिसके आधार से हम दूर से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल वाल्व है। उसी तरह ये जो वाल्व है ना इसका पर्पस है सेफ्टी वाल्व, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इस फंक्शन के आधार पर इसका नाम दे दिया गया सेफ्टी वाल्व, ठीक है। कुछ वाल्व ऐसे, सॉरी, हाँ, कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसके ऑपरेटिंग कंडीशन के आधार पर नाम दिया जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर स्टीम वाल्व, इस तरह के भी, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है ना कुछ वाल्व को ऐसा ना उसका नाम जो है ना उसके आधार पर दिया जाता है कि किस तरह से वो पाइप से कनेक्टेड है। जैसे कि ये देखिए इसमें फ्लेंज है, तो ये फ्लेंज टू फ्लेंज कनेक्शन होगा, मतलब पाइप में भी फ्लेंज होगा और वहां से नट बोल्ट और गैस्केट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो इसको फ्लेंज वाल्व बोलते हैं। उसी तरह ये देखिए पाइप में थ्रेड होगा और इसमें भी थ्रेड है, ये कनेक्ट कर दिया, इसको थ्रेडेड वाल्व बोलते हैं। उसी तरह ये देखिए पाइप में वेल्ड है, पाइप में वेल्डिंग करके जोड़ देंगे तो इसको वेल्डेड वाल्व बोलते हैं। अब वेल्डिंग भी दूसरे टाइप का हो गया, सॉकेट टाइप का, तो सॉकेट वाल्व बोलते हैं। अब कुछ बॉडी का ये जो शेप है ना इसको वेफर शेप बोलते हैं, मतलब बहुत पतला सा शेप है, बटरफ्लाई वाल्व है, तो इसको वेफर टाइप वाल्व बोल दिया। और अगर इस वेफर शेप में ये नट बोल्ट लगाने का जगह है ना तो इसको लग भी बोलते हैं, तो इसको लग टाइप वाल्व बोल देते हैं। तो एनीवे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली जो है ना डिस्क के आधार पे और शेप और फंक्शन के आधार पे जो वाल्व का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हम समझ गए कि कैसे वाल्व को नाम दिया जा रहा है। अब हम समझते हैं पर्पस क्या क्या हो सकता है वाल्व का। वाल्व का तो एक पर्पस हो सकता है ऑन ऑफ का, मतलब अगर फ्लो चाहिए तो वाल्व को खोल दिया, फ्लो नहीं चाहिए तो वाल्व को बंद कर दिया, तो ऑन ऑफ वाल्व की पर्पस। कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसका यूज हम लोग थ्रॉटलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब फ्लो कम ज्यादा करने के लिए। उसी वाल्व को कम खोला तो कम फ्लो, ज्यादा खोला तो ज्यादा फ्लो, तो थ्रॉटलिंग या फ्लो रेगुलेशन के लिए भी यूज होता है। कुछ वाल्व ऐसा होता है जिसका पर्पस होता है प्रेशर रिलीव करने के लिए, जैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व या प्रेशर सेफ्टी वाल्व। दोनों अलग अलग, सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व अलग अलग चीज है, उसके बारे में जब हम लोग सेफ्टी वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसका पर्पस होता है डायरेक्शन चेंज करना, जैसे फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा था 90 डिग्री में टर्न कर दिया, ऐसे भी वाल्व होते हैं, जैसे एंगल वाल्व होते हैं, तो उसका वो भी होता है। और कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन कंट्रोल, फ्लो डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे एनआरबी होता है। एनआरबी जो होता है मोस्टली जो है वो ऐसे सिंबल होता है, एनर्जी में हिंज होता है जो ओनली वन वे में फ्लो
अलाउ करता है, अपोजिट वे में फ्लो नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह का पर्पस होता है। तो कई तरह का पर्पस होता है और डिफरेंट पर्पसेस में कौन सा वाल्व सूट करेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वाल्व के बारे में बात करेंगे। एनीवे, अब वाल्व को क्लासिफाई कैसे करते हैं, नाम कैसे दे दिया, पर्पस समझ लिया, वाल्व को क्लासिफाई भी कर लेते हैं। वाल्व को क्लासिफाई मोस्टली उसके मोशन के आधार पे करते हैं। जैसे कुछ वाल्व्स होते हैं ना जो रोटरी मोशन करते हैं। रोटरी मोशन मतलब क्या है, जैसे ये पूरा का पूरा पाइपलाइन के पैरेलल में अगर है, ठीक है, पैरेलल में है तो ये वाल्व पूरा खुला है और इसी हैंडल को आप 90 डिग्री टर्न कर दीजिए ना, 90 डिग्री टर्न, तो ये क्या होगा, ये बॉल सामने आ जाएगा, बॉल का जो मतलब ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा और इसी तरह फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वाल्व को ना रोटरी वाल्व बोलते हैं, जिसमें डिस्क को 90 डिग्री टर्न करने से वाल्व पूरा ओपन से क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको क्वार्टर टर्न वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाल्व बहुत फास्ट एक्टिंग होता है क्योंकि ओनली 90 डिग्री चेंज करने से ही वाल्व ओपन और क्लोज हो जाता है। इस तरह के वाल्व कौन कौन से, बॉल वाल्व है, प्लग वाल्व भी रोटरी वाल्व है, इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए वाल्व पूरा बंद हो जाएगा। बटरफ्लाई वाल्व भी रोटरी वाल्व है क्योंकि इसको 90 डिग्री घुमाने से ये पूरा का पूरा ये जो प्लेट है ना एक तरह से ऐसे सामने बीच में खड़ा हो जाएगा, तो ये फ्लो होने लगेगा। तो ये सभी रोटरी वाल्व होते हैं। रोटरी वाल्व फास्ट एक्टिंग होता है क्योंकि ओनली 90 डिग्री टर्न से ये ओपन क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको क्वार्टर टर्न वाल्व भी बोला जाता है। कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, जैसे अभी हमने देखा ग्लोब वाल्व का, गेट वाल्व का, नीडल वाल्व। देखिए ये जो नीडल वाल्व है ना, नीडल वाल्व, ये नीडल ऊपर चला जाएगा तो फ्लो इधर इसके थ्रू कमेंस हो जाएगा, ठीक है, ये फ्लो ऐसे हो जाएगा। और अगर नीडल नीचे आ गया तो फ्लो बंद, ठीक है। ये नीडल वाल्व। उसी तरह ये गेट वाल्व, गेट वाल्व भी है, डायफ्राम टाइप का वाल्व है, ठीक है। ये भी आपका ऊपर नीचे मोशन होने से ओपन क्लोज होता है। एंगल वाल्व भी लीनियर मोशन से ही होता है। तो बहुत तरह के वाल्व हैं जो लीनियर मोशन करते हैं, बहुत तरह के वाल्व जो है रोटरी मोशन करते हैं। तो हमने एनफ बेस डेवलप कर लिया और इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वाल्व किस टाइप का वाल्व है और उसका क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्या क्या पर्पसेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन वाल्व यूज होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं गेट वाल्व का। अब देखिए पीएनआईडी में जो है ना गेट वाल्व ऐसे दिखाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, गेट वाल्व जो है ना कभी भी कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए पीएनआईडी में अगर ये वाल्व है और ये ऐसे दिया है ना तो ऊपर मतलब ये एक्चुएटर है। देखिए वाल्व जो होता है ना, वाल्व को खोल बंद करने के लिए आपके पास एक हैंड व्हील हो सकता है, जो अपने हाथ से आप वाल्व को खोल बंद कर सकते हैं, ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इसी हैंड व्हील की जगह पे अगर हम एक एक्चुएटर लगा दें, एक्चुएटर मतलब जो जैसे कि एयर के प्रेशर से ओपन क्लोज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट से ओपन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से वाल्व को ओपन क्लोज करते हैं उसको एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व है, इसके ऊपर ऐसे दिखा दिया ना, मतलब ये एक्चुएटर है और ये मतलब प्रेफरेबली ये स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर है। तो अगर इस तरह का सिंबल पीएनआईडी में होता है ना तो ये मोस्टली ग्लोब वाल्व होता है। ये तो समझना चाहिए कि ये गेट वाल्व है और इसके ऊपर ये डायफ्राम और ये लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गेट वाल्व है विथ एक्चुएटर से ओपन क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि गेट वाल्व कंट्रोलिंग एक्शन के लिए नहीं यूज होता है, तो इसलिए कंट्रोल वाल्व का ऐसा सिंबल रहता है। तो एनीवे गेट वाल्व जो है ना मोस्टली ऑन और ऑफ वाल्व होता है, क्योंकि इसको सिर्फ पूरा ओपन या पूरा क्लोज कंडीशन में हम लोग रखते हैं। लीनियर मोशन वाल्व है, ऊपर नीचे होता है। अब ये इसको हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ऑन ऑफ वाल्व क्यों है, इससे फ्लो रेगुलेशन क्यों नहीं कर सकते। फ्लो रेगुलेशन इसलिए नहीं कर सकते कि अगर ये गेट वाल्व है ना थोड़ा सा भी खुलता है ना तो उसके थ्रू फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि ये देखिए गेट वाल्व हार्डली 25% खुला है, लेकिन इसके थ्रू फ्लो ना टोटल फ्लो का 75% फ्लो हो जाएगा। क्योंकि कंट्रोल वाल्व उसी तरह के वाल्व को यूज कर सकते हैं जिसमें जिसका बिहेवियर ना एक तरह से लीनियर हो, मतलब 10% खुला तो 10% फ्लो मिला, 20% खुला तो 20% फ्लो मिला, ठीक है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इंस्टॉल कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि गेट वाल्व का क्या है कि थोड़ा सा भी खुलने से ना ये पूरा इसमें काफी फ्लो होने लगता है। अब इस फ्लो होने की वजह से एक तो इसका कंट्रोलेबिलिटी अच्छा नहीं हुआ, दूसरा क्या दिक्कत आता है कि अगर ये थोड़ा सा ही खुलने से बहुत फ्लो होने लगेगा ना तो क्या होगा कि ये जो वाल्व का जो डिस्क है ना इसको इरोड कर देता है। एक दूसरा ये है कि ये देखिए वाल्व है ना, और ये वाल्व जहाँ पे बैठता है ये जो है ना ये पूरा सीट है, ये देखिए ये पूरा सीट है जो कि वाल्व का ही पार्ट है। इस केस में कहीं कहीं पे जो सीट होता है ना वो वाल के बॉडी से अलग होता है, वो सीट मतलब बॉडी से ना होकर के एक अटैच रहता है सीट, ठीक है ना। यहाँ पे एक सीट होगा, उसी तरह यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सीट होगा, सॉरी
एक तो ये सीट होगा, एक तो ये सीट पूरा पेरीफेरी में होगा, और उसी तरह एक दूसरा सीट है ये पूरा पेरीफेरी में होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जो सीट है ना, अभी जैसे बॉडी का पार्ट है, कुछ कुछ केसेस में वो ऐसा बॉडी का पार्ट ना होकर अलग से लगाया गया रहता है। क्यों? क्योंकि अगर सीट भी इरोड हो जा रहा है ना वाइब्रेशन और इसकी वजह से, तो ये छोटा वाल्व है तो बॉडी में ही रहता है, उस पूरे वाल्व को फेंक दीजिए। बट अगर बड़ा वाल्व है तो वाल्व को फेंकना इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ सीट को भी और डिस्क को चेंज करने से वाल्व फिर वापस काम में आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो अभी आप देखो कि ये जो अगर है ना, ये पार्शियली ओपन है ना, तो पार्शियली ओपन होने पे एक तो नीचे से जाने से काफी ह्यूज वेलोसिटी से जाएगा, तो एक वाइब्रेशन होता है, चैटरिंग साउंड होता है। चैटरिंग साउंड क्यों होता है? क्योंकि ये डिस्क है ना, डिस्क पहले थोड़ा सा फ्लो बढ़ने से उस साइड में, उस साइड के सीट पे टकराएगा, फिर इधर फ्लो बढ़ने से इस साइड के सीट में टकराएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस डायग्राम से समझिए। देखिए ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क है ना टेपर टाइप का डिस्क है, ठीक है, ये टेपर टाइप का डिस्क है, और टेपर टाइप या प्लग टाइप का डिस्क है। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर तो चौड़ा है, ज्यादा ऊपर चौड़ा है, और नीचे जो है ये आपका नीचे थोड़ा पतला है, ठीक है। और उसी तरह सीट भी इस तरह से है। सीट मतलब आप समझ गए ना, पूरा सरकमफ्रेंस में होगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस में होगा, यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस में होगा। तो ये बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि बीच में रुक गया। तो अब आप सोचो कि ये वाल्व अगर पूरा का पूरा बैठ जाएगा, तब इस पूरा सीट के साथ ये डिस्क पूरा फिट होगा। लेकिन अगर ये पार्शियली खुला है तो क्या होगा, यहाँ बीच में एक स्पेस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लो ज्यादा होने के कारण से ना ये क्या होगा, ये सीट पे टकराएगा, मतलब जो सरकमफ्रेंस है ना टकराएगा, तो मारेगा खट। उसी तरह ये फ्लो नीचे से फ्लो ज्यादा होने से ना काफी वाइब्रेशन होता है, एडी फॉर्म होती है, तो डिस्क का मूवमेंट ना इधर भी होगा, और उसी तरह डिस्क के कारण, टर्बुलेंस के कारण इधर भी होगा, तो खट 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 चैटरिंग चैटरिंग होने लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो आप ये देखो पार्शियली ओपन होने से क्या होगा, एक तो इरोजन हो रहा है, दूसरा चैटरिंग हो रहा है, और ये चैटरिंग की वजह से ना क्या होता है कि सीट को भी बर्बाद कर देता है। तो डिस्क भी बर्बाद हुआ और ये भी सीट भी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अच्छा दूसरा ये है कि जो वियर होता है ना, वो अनइवन होता है, क्योंकि फ्लो का डायरेक्शन इधर से है, तो इस साइड वाला डिस्क का पार्ट ज्यादा खा जाएगा, ठीक है, ज्यादा वियर हो जाएगा। तो इसी वजह से ना इस तरह के वाल्व को ना पूरी तरह से जब क्लोज है, एकदम फिट है, टाइटली फिट, उसी केस में यूज करते हैं, ठीक है। और पार्शियली ओपन के केस में ये इरोड हो जाता है और फिर वाल्व पास करने लगता है। फिर आप वाल्व पूरा भी बंद कर दोगे तो भी थोड़ा बहुत जाते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला इतना पोर्शन खा गया, अब इसको आप पूरा भी बंद करोगे ना, तो बीच में जगह है, वाल्व फ्लूइड का फ्लो होता रहेगा। इसको बोलते हैं पासिंग का, बोलते हैं वाल्व पास कर रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा उड़ गया, ये वाला सेक्शन पूरा उड़ गया, तो आप अगर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, मान लीजिए कि एक मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे से गिर गया तो नीचे से पास हो गया, और इधर से आपका इरोड हो गया, इधर से इरोड हो गया, तो फ्लूइड का फ्लो इधर साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके साइड से फ्लो होने लगेगा, तो इसलिए इस तरह के वाल्व पासिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बात समझ गए, गेट वाल्व पूरा ऑन ऑफ वाल्व है, और ये फ्लो रेगुलेशन के लिए यूज भी नहीं हो सकता। दूसरा गेट वाल्व जो होता है ना, गेट वाल्व का जो सॉरी गेट वाल्व का जो ये स्टेम है ना, ये स्टेम, इस गेट वाल्व को जब हम लोग ओपन या क्लोज करते हैं ना, तो ये स्टेम बाहर जाता है। मतलब जैसे स्टेम बाहर चला जाता है ना, तो हमको पता चलता है वाल्व पूरा का पूरा खुला है। और स्टेम अगर पूरा माने इस व्हील को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाने से बंद होता है, घुमाएंगे तो क्या होगा कि स्टेम नीचे जाएगा, और स्टेम से पूरा डिस्क कनेक्टेड रहता है। जैसे कि ये जो डिस्क है ना, ये पूरा स्टेम से कनेक्टेड होता है। तो जब ये स्टेम जो है ना बाहर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिस्क भी ऊपर चला जाएगा, और ये पूरी की तरफ पूरा पार होने लगेगा, फ्लूइड का फ्लो होने लगेगा। तो स्टेम के ऊपर और नीचे जाने की वजह से ये वाल्व ओपन क्लोज होता है। इस तरह के जो स्टेम्स होता है ना, उसको हम लोग राइजिंग स्टेम गेट वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना राइजिंग स्टेम गेट वाल्व होता है। तो उसको इस तरह के वाल्व को ना, इस तरह के वाल्व को पहचानना बहुत इजी है कि कौन सा वाल्व खुला है और कौन सा वाल्व बंद है। स्टेम अगर बाहर है तो वाल्व खुला है, स्टेम बाहर नहीं है तो वाल्व बंद है। लेकिन अब इसमें क्या है, एक दिक्कत होता है, इसमें दो दिक्कत आती है, ठीक है। इसमें दो दिक्कत आती है। एक दिक्कत तो ये आती है कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वाल्व इतना साइज का है, और फिर स्टेम भी उतना ही ऊपर, बहुत ऊपर चला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा साइज रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा ये है कि ये देखिए, ये स्टेम अगर ये वाल्व पूरा खुला है ना, तो ये स्टेम और यहाँ पे ना काफ़ी डर्ट्स और बैठे रहते हैं, और जब फिर ये स्टेम नीचे आता है ना, तो ये क्या होता है, ये डर्ट्स ना पूरा पैकिंग में चला जाता है, और उसकी वजह से पैकिंग खराब हो जाता है और ग्लैंड लीक करने लगता है। तो ये दो प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इससे हमको पता चल जाएगा देख के ही कि वाल्व खुला और बंद है कि नहीं, ठीक है।
तो उसकी जगह पे दूसरे टाइप के वाल्व भी होते हैं जो नॉन राइजिंग स्टेम होते हैं, जिसमें कि ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और आपका ये पैकिंग का लीक होने का, ग्लैंड पैकिंग लीक होने का भी चांसेस कम हो जाता है। तो इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स है ना, तो इस तरह के जो वाल्व होते हैं इसको नॉन राइजिंग गेट वाल्व बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे कोई भी थ्रेड वर्ड कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको अगर आप इंटरनली देखो नॉन राइजिंग गेट वाल्व का, तो ये देखिए नॉन राइजिंग में क्या, ये स्टेम है और इसका जो थ्रेड है ना वो नीचे है, उसमें थ्रेड ऊपर है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब आप व्हील को रोटेट करते हैं ना, तो क्या होता है कि डिस्क जो है ना ऊपर नीचे आता है और स्टेम जो है फिक्स पोजीशन पर रहता है। ये पूरा स्टेम जो है ना आपको पूरा फिक्स पोजीशन में रहेगा, ये पूरा का पूरा ये फिक्स पोजीशन में रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इस पूरे पार्ट को हम ये पूरा पार्ट एक समझो कि ये बोल्ट है और ये जो डिस्क है ना ये नट है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक बोल्ट है और बोल्ट में हम लोग ये बोल्ट तो फिक्स रखते हैं और नट को घुमाते हैं, तो जैसे जैसे नट घुमाते हैं नट ऊपर नीचे जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया नट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। या दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये बोल्ट है और ये नट है, नट को ना मैं साइड से दबा दिया, मतलब दोनों हाथ से साइड से ऐसे कर लिया और फिर बोल्ट को ऊपर नीचे घुमाऊंगा ना, तो क्या होगा, नट ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि बोल्ट को पूरा रोटेट होने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह ये जो डिस्क है ना, यहाँ पे अगर हम घुमाएंगे ना तो डिस्क में थ्रेड रहता है, तो जैसे ही घुमाएंगे तो जैसे ही घुमाएंगे ना तो ये क्या होगा कि ये डिस्क जो है ना ऊपर चढ़ेगा और डिस्क पूरा ऊपर चढ़ने पे ये पूरा के पूरा स्टेम जो है यहाँ तक ही रहेगा और डिस्क पूरा इस एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके स्टेम पूरा डिस्क में घुसा रहेगा उस केस में, जब पूरा ओपन कंडीशन में रहेगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा ना तो आपको सिंपली एक बोल्ट लो और एक नट लो और नट को आप फिक्स कर लो और बोल्ट को घुमाओ, और तो फिर देखो कि नट अपने आप ऊपर चढ़ता जाएगा। नट को ना आप दो हाथों से दबा के रखो ताकि नट पूरा नहीं घूम पाए और फिर बोल्ट को घुमाओ तो देखोगे कि आपका पूरा जो है नट ऊपर चला जा रहा है। तो उसी तरह से ये डिस्क है। तो इस तरह के जो वाल्व है ना, नॉन राइजिंग गेट वाल्व है, बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होते इंडस्ट्री में, कहीं कहीं पे जैसे नाइट्रोजन प्लांट में या कहीं कहीं देखे हैं। अब इस तरह के वाल्व में दिक्कत ये होता है, पता ही नहीं चलता है वाल्व खुला है कि बंद है, बाहर से देखने में एक ही जैसा लगेगा। तो ऐसे तरह के वाल्व में ना फिर स्केल भी देना पड़ता है कि ओपन और क्लोज इंडिकेशन का, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है इसमें, इस तरह के वाल्व में, ठीक है। तो ये आपका समझ गए हम लोग डिफरेंट टाइप के गेट वाल्व के बारे में। अब हम इसके थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज गेट वाल्व ना, ये बहुत सिंपल डिजाइन और बहुत चीप होता है, इसलिए आप देखना रिफाइनरी में 90% वाल्व गेट वाल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज है ना कि इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होगा, क्योंकि देखो जब वाल्व अगर पूरा खुला है ना, गेट वाल्व अगर पूरा खुला है तो देखो ऐसे लग रहा है कि पाइप के अंदर कुछ है ही नहीं, फ्लूइड फ्लो में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होगा जब वाल्व पूरी तरह खुला होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए इसका ये प्रेशर ड्रॉप बहुत अच्छा है, चीप है, वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इजी है, मतलब वाल्व जो है ना खोलना बंद करना बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब टॉर्क जो रिक्वायर्ड है वाल्व को खोलने बंद करने के लिए वो कम होता है कंपेयर टू ग्लोब वाल। ग्लोब वाल में ना, ग्लोब वाल बहुत भारी होता है और उसको खोल बंद करने के लिए थोड़ा ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, ये गुड फॉर थ्रोटलिंग, ठीक है, नॉट गुड फॉर थ्रोटलिंग है, क्योंकि हमने अभी बात किया वाइब्रेशन होगा, चैटरिंग होगा, अनइवन वियर होगा, जिस साइड से फ्लो डायरेक्शन उधर ज्यादा वियर होगा, दूसरी साइड में कम वियर होगा। दूसरा ये है कि बहुत स्लोली ओपन क्लोज होता है, हालांकि खोलना इजी है पर बट इसको खोलने और बंद करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रोक है ना बहुत लेंथ बहुत ज्यादा होता है। पूरा जो गेट वाल्व है ना, इसका जो पूरा डिस्क है ना, पूरा नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है अगर बड़ा वाल्व है, ठीक है। इसके लिए इसलिए स्पेसिस में रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। अब ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल इसका मोस्टली आप इसको एडवांटेज में ही काउंट करना, गलती से मैं डिसएडवांटेज लिख दिया हूँ। ये जो है ना बाई डायरेक्शनल मतलब ऐसे जगह पे भी इसको यूज किया जा सकता है जहाँ फ्लूइड का फ्लो कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको बाई डायरेक्शनल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बाई डायरेक्शनल को मैंने यहाँ पे एडवांटेज में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने पूरा गेट वाल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोब वाल के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा एंगल वाल के बारे में बात करेंगे, डायफ्राम टाइप के वाल बारे में बात करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व का डिफरेंस कैसे, फील्ड में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाल्व गेट वाल्व है, कौन सा वाल्व ग्लोब वाल्व है।
फिर उसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे रोटरी टाइप के वाल्व में। बेसिकली हम लोग बात करेंगे बॉल वाल्व के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लग वाल्व के बारे में, बटरफ्लाई वाल्व के बारे में, और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे एप्लीकेशन होता है, कैसे पहचानते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।